हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट कश्मीर। कश्मीर जो है, इसको समझना, इस स्टेट के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक या उससे पहले भी कश्मीर एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे हमेशा ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि नहीं घटनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा दुखद होती है ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। और ऐसी, अगर आप सब न्यूज़ को फॉलो करते हो, नहीं भी करते हो, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान आज की कश्मीर में जो हुआ कांड उससे वाकिफ़ है कि मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है जो पहलगाम कश्मीर के अंदर जो कांड हुआ। मतलब क्या ही गलती थी ना यार उन इनोसेंट लोगों की जिनकी जाने गई। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे रीजन में गए थे जो जाना जाता है टेररिस्ट अटैक के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे रीजन में गए थे जिसको जाना जाता है वॉयलेंस के लिए, क्योंकि वो ऐसे रीजन में गए थे जो जाना जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो उन लोगों की ये बस यही गलती थी ना कि वो जगह जो इतना खूबसूरत है, जिसको शायद दुनिया में जन्नत कहा जाता है, उस जगह पे टेररिज्म, वॉयलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा है, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे देश का पार्ट है कश्मीर जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है हर चीज़ के लिए। लेकिन उस धरती के जन्नत पे उन मासूमों ने अपनी जान खो दी। तो ऐसा क्यों है और कब तक होगा? आज जब हम 21st सेंचुरी में टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं, जहाँ पे इनोसेंट लाइफ्स ख़त्म हो रही है, तो कितनी शर्मिंदगी की बात है, आप सोच के देखिए। सो उसी जगह पे जहाँ पे ये चीज़ें होती ही रहती हैं, जो बहुत दुखद है, और शायद अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया गया तो होती ही रहेंगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले। तो वो जगह है कश्मीर। बिल्कुल सही, कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसको धरती पे, ऑन अर्थ, हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, धरती पे जन्नत। तो बताइए कि क्या जन्नत में भी लोगों को टेररिज्म, वॉयलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार होना पड़ता है? अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर वो जगह जन्नत क्यों है? हम उसको जहन्नम कह, हमें तो जन्नत कहना ही नहीं चाहिए। वी शुड रादर से हेल ऑन अर्थ, जहन्नम है धरती पे, ये कहना चाहिए, क्योंकि जैसी हरकतें इस जगह पे होती हैं वो तो जहन्नम के लायक है ना। हाँ, खूबसूरती में ये है। समझते हैं कि क्या है कश्मीर की हिस्ट्री, इससे जुड़े हुए राज, और क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है कि आए दिन हमें सुनाई देता है कोई सेना बल मर गया, सॉरी मतलब उनकी डेथ हो जाती है। और देखिए, कश्मीर जो है एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसको एक स्पेशल ऑटोनॉमी मिली हुई थी हमेशा से, क्योंकि जब अंग्रेज़ इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने हर स्टेट पे, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, उन पे ही फ्रीडम दे दी थी कि आप चाहे तो, इंडिया जब पार्टीशन की तरफ बढ़ रहा था तो इंडिया दो पार्ट्स में बट गया था। एक था हमारा पाकिस्तान जो नया बना इंडिया से टूट के, और दूसरा भारत तो अपना था ही। तो उस कंट्री के अंदर जब कश्मीर बना तो कश्मीर प्रिंसली स्टेट हुआ करता था उस टाइम पे, जिस पे महाराजा हरी सिंह जो हिंदू थे वो रूल किया करते थे। तो ये कश्मीर को चॉइस दिया गया था कि आप इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो फिर एक बार क्या होता है कि अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ट्राइबल इन्वेजन कर देता है कश्मीर के ऊपर। तो कश्मीर पाकिस्तान के साथ भी नहीं जुड़ना चाहता था ना इंडिया के साथ, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान जो है उस पर अटैक कर रहा था तो उसको मदद चाहिए थी, तो वो इंडिया के पास आता है। तो इंडिया जो है उसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता है, जिसके थ्रू कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ जाता है। फिर आती है बात आर्टिकल 370 370 जो है कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविज़न देता है, स्पेशल राइट देता है, स्पेशल पावर देता है बाकी सारे स्टेट जो है इंडिया के उसको छोड़ के। जैसे मान लीजिए केरला, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, इन सब मतलब जितने भी 27 स्टेट छोड़ के कश्मीर को स्पेशल राइट्स मिलते थे आर्टिकल 370 के थ्रू, 370 के। तो कश्मीर जो है वो हमेशा से इसने टेररिज्म, वॉयलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मतलब अफेक्टेड एरिया रहा है ये। तो इससे क्या होता था, अगर टेररिज्म हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो इससे जो इनोसेंट लोग हैं वहाँ के उनकी जाने जा रही हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे जा रहे हैं, मिलिटेंट्स जो है उनकी जाने जा रही हैं। मतलब
ले दे के हम, चाहे वो फ़ौजी हो या कोई नॉर्मल सिविलियन हो, ले दे के वो अपना जान खो ही रहा है सिर्फ इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। फिर एक और बहुत बड़ा घटना घटता है इस जगह पे कश्मीर में। कश्मीरी पंडित, वो जो कश्मीरी पंडित थे, क्योंकि माना जाता था, ऐसे लोग मानते थे क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी कि भाई कश्मीर मुस्लिम्स का, और इसीलिए पाकिस्तान भी कश्मीर पे क्लेम करता है क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की है। तो पाकिस्तान कहता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है तो कश्मीर हमारा है, ना कि हिंदुस्तान का, क्योंकि इंडिया हिंदी मेजॉरिटी रीज़न है। तो ऐसे थोड़ी होगा कि तुम कुछ भी घटिया सा रीज़न दे दोगे और तुम्हें मिल जाएगा। कश्मीर तो भारत का है और भारत का ही रहेगा, ठीक है ना। तो खैर आप समझिए। तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है डिस्प्लेस हुए थे, मतलब उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था। बहुत बड़ा राइट हुआ था, काफ़ी लोग इसमें भी मरे थे। तो जब भी कश्मीर का नाम याद आता है, जब हिस्ट्री का हम कश्मीर का नाम आते ही हमें कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ था कश्मीर के अंदर वो याद आ जाता है। सो बहुत दुखद वो घटना थी। अच्छा, इसके बाद से अब कश्मीर को एज अ रीजन समझते हैं, ठीक है। देखिए कश्मीर में मेनली 3 रीजन देखे जाते हैं, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख। तो जम्मू जो है, हाँ, तो जो जम्मू रीजन है वो पूरा फुटहिल्स और प्लेन से बना हुआ है, और यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी रीजन माना जाता है। मतलब यहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहते हैं कंपैरिजन टू मुस्लिम, बुद्ध या जैन, किसी और रिलीजन के, ठीक है। और मुस्लिम्स उसके बाद, फिर मतलब जम्मू में हिंदूज़ की आबादी ज़्यादा, उसके बाद मुस्लिम की है। फिर कश्मीर में, कश्मीर वैली में कश्मीरी मुस्लिम रहते हैं। पर्टिकुलरली कश्मीरी रीजन के जो मुस्लिम्स हैं सारे वो कश्मीर में रहते हैं। फिर जो नेक्स्ट रीजन है वो लद्दाख। लद्दाख माउंटेनियस पहाड़ी इलाका माना जाता है, और यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ पे मुस्लिम और बुद्धिस्ट, ये 2 रिलीजन के पॉपुलेशन पाए जाते हैं। सो कश्मीर जो है मेनली 3 रीजन में बटा हुआ है, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख। सो इसी हिसाब से लोग यहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है स्टेट के साथ, आखिर क्या दिक्कत है। तो देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो महाराजा हरी सिंह जो है कश्मीर को लीड कर रहे थे। उस टाइम पे कश्मीर कोई स्टेट नहीं था, अब तो है, लेकिन उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। अब तो स्टेट भी नहीं है, अब तो यूटी बन गया है। जम्मू एंड कश्मीर एक और एक लद्दाख, तो बट के यूटी बन गया। पहले प्रिंसली स्टेट था, फिर उससे स्टेट बना, और आज के टाइम पे यूटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ फोकस कीजिए। प्रॉब्लम है कश्मीर के साथ कि जब महाराजा हरी सिंह लीड करते थे उस टाइम पे कश्मीर प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो यहाँ पे ना कश्मीर के अंदर मुस्लिम्स मेजॉरिटी लोग ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, तो ये जो कश्मीर रीजन है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि मुस्लिम्स, पाकिस्तान जो है मुस्लिम्स का कंट्री है, और हिंदुस्तान जो इंडिया है वो हिंदूज़ का कंट्री है, तो ऑटोमेटिकली कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं कश्मीरीज़, वो ऐसा नहीं मानते। ना तो वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो अपने रीजन को ऐसे नहीं देखते कि भाई हम मुस्लिम हैं तो हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, नहीं। फिर उसके बाद से जो शेख अब्दुल्ला थे यहाँ के उस टाइम पे, क्योंकि कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, उसके बाद से फिर इंडिया के साथ जुड़ा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वजह से। वो इसलिए क्योंकि पहले देखिए क्यों, तो वहाँ पे जो शेख अब्दुल्ला थे वो हेड, मतलब चीफ़ मिनिस्टर बने। तो उस टाइम पे चीफ़ मिनिस्टर को पीएम कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि कश्मीर तब इंडिया के स्टेट की तरह नहीं आता था, वो एक इंडिपेंडेंस नेशन की तरह था। तो शेख अब्दुल्ला वहाँ के पीएम थे। अक्टूबर 1947 में जो ट्राइबल इन्वेजन करता है पाकिस्तान, तो फिर जो हरी सिंह होते हैं, महाराज हरी सिंह, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं इंडिया के पास। जब वो हेल्प मांगने आते हैं तो इंडिया कहती है कि भाई आपको ऐसे करना होगा, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जो कश्मीर है वो जुड़ जाता है इंडिया के साथ। लेकिन उसको आर्टिकल 370 दिया जाता है, कुछ कुछ उसके जो स्पेशल राइट्स है वो उसको दिए जाते हैं आर्टिकल 370 के थ्रू, और इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके कश्मीर को अपने साथ जोड़ लेता है। हाँ, वो कम्प्लीटली नहीं होता, पर कुछ ट्रीटी साइन होती है जिसमें कुछ कुछ डिमांड्स होती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद से यूएन, यूनाइटेड नेशन 21 अप्रैल 1948 को 3 कारण जो है वो देता है कि आखिर कश्मीर के साथ क्या प्रॉब्लम है। कि या तो जो पाकिस्तान है वो आधा कश्मीर ऑक्युपाई कर लेता है, तो उसको आज़ाद कश्मीर वो कहता है पाकिस्तान। तो कहता है यूएन की या तो पाकिस्तान अपना पूरा कंट्रोल छोड़ दे, या इंडिया अपना स्ट्रिक्ट जो फोर्सेस है वो कश्मीर से हटा ले। फिर अब वहाँ की अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल झगड़ा की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें, एक्सटर्नल मतलब इंडिया के बाहर क्या कश्मीर के साथ प्रॉब्लम है, और इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर कश्मीर के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो एक्सटर्नली जो कश्मीर वैली है वहाँ पे ट्राइबल इन्वेजन किया जाता है पाकिस्तान द्वारा 1947 में कि भाई कश्मीर हमारा है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी लोग रहते हैं। तो आधा
तो आधा कश्मीर पाकिस्तान जो है ये ट्राइबल इन्वेजन 1947 के तहत ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर के नाम से, आज़ाद पाकिस्तान के नाम से कहता है, सॉरी। और जो इंटरनल प्रॉब्लम है कश्मीर को लेके इंडिया के अंदर ही, वो है स्टेटस ऑफ कश्मीर के बारे में। बाकी जो स्टेट है कश्मीर के अलावा वो कहते हैं कि भाई आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर को स्पेशल राइट्स, स्पेशल स्टेट माना जाता है, तो वो सबसे आगे रहेगा इकोनॉमिकली, सोशली, जो मन करेगा वो करेगा। और आर्टिकल 370 के तहत इसको स्टेटस ऑफ कश्मीर मतलब अलग से स्टेटस, स्पेशल स्टेटस मिलता है। तो लेकिन ये कश्मीर के लोग कहते हैं कि इनफ नहीं आर्टिकल 370, क्योंकि जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, कश्मीरों का कहना है कि ट्राइबल इन्वेजन जो 1947 हुआ था उसकी वजह से, ट्राइबल इन्वेजन की वजह से जो अक्टूबर 1947 में हुआ था, हम लोग इंडिया के साथ जुड़े थे। तो उसके तहत क्या था कि भाई हम लोग कुछ डिमांड रख रहे हैं, उसके तहत हम लोग जुड़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रहे हैं। कम्प्लीटली हम इंडिया के साथ नहीं जुड़ रहे और ना ही हर चीज़ से अग्री कर रहे, कुछ डिमांड्स के साथ कर रहे हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ कि आर्टिकल 370 भी हटा दिया गया अभी 2019 में। सो यहाँ पे पेबलिसाइड मतलब कश्मीर के लोग कहते हैं कि अब यहाँ पे हमसे वोट करवाने की ज़रूरत है कि हम क्या चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 हमें स्पेशल स्टेटस देता है। तो यहाँ पे पेबलिसाइड की ज़रूरत है, मतलब स्पेशल, मतलब यहाँ पे वोटिंग करवाने की ज़रूरत है। फिर अब क्या होता है कि कश्मीर से, क्योंकि अब ऐसे ऐसे डिमांड करने लगता है कि अभी भी हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन इंडिया को तो ज़रूरत है कश्मीर की, है ना, कश्मीर कभी भी चाहे हट सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इरोड ऑटोनॉमी, जो उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की कि भाई ऑटोनॉमी आपसे छीनी जा रही है। और फिर नॉट, तो ये क्या दिखाता है, जब ऑटोनॉमी ख़त्म कर दिया कश्मीर का, ये तो सिर्फ इन्वेजन की वजह से हेल्प मांगने आए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अब अगर आप लोग कम्प्लीटली ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, तो कश्मीर ने तो इस बात पर नहीं एग्री किया था। तो यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहना है कश्मीर का कि ये कैसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे उसकी जनता की सुनवाई नहीं हो रही और लीडर का जो मन कर रहा है वो कर रहा है। तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कश्मीर के पॉलिटिक्स के बारे में। सो कश्मीर जो है वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसे हुआ, तो 1953 में शेख अब्दुल्ला जो है वो रूल करते हैं कश्मीर के ऊपर एज अ पीएम। उस टाइम पे कश्मीर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है क्या था, प्रिंसली स्टेट था, उसके पास चॉइस थी कि वो इंडिया के साथ रहना चाहता है, पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट। तो वो उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला जो है मतलब वहाँ पे सीएम नहीं माना जाता था, क्योंकि वो स्टेट तो तब बना ही नहीं था ना। तो शेख अब्दुल्ला वहाँ के पीएम थे और नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप कहें तो सीएम ही थे, ठीक है। तो ये इनको फिर इनका सक्सेसर आता है। तो 1953 से 1974 के बीच में इनका सक्सेसर मतलब दूसरा जो लीडर वो काम करता है। तो फिर उसके बाद से वो कांग्रेस और जो ये शेख अब्दुल्ला थे इनकी पार्टी मिल जाती है। फिर 1965 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो वो चेंजेस क्या थे कि जो पीएम कहा जाता था ना, जैसे शेख अब्दुल्ला को, वो सीएम कहा जाएगा, टाइटल चेंज होता है 1965 में उसके कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा चेंज करके। फिर गुलाम मोहम्मद सादिक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीतते हैं पार्टी से, शेख अब्दुल्ला हार जाते हैं। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला साथ में मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, कोलेशन गवर्नमेंट कश्मीर के अंदर। तो फिर से शेख अब्दुल्ला जो है सीएम बन जाते हैं कश्मीर के। फिर रिवाइवल होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि शेख अब्दुल्ला की पार्टी है कश्मीर में, और इनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा मतलब इनको एज अ चेहरा, जैसे कैसे बीजेपी को मोदी जी के चेहरे से दिया जाता है, उसी तरीके से शेख अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेस माना जाता है। तो फिर 1977 में ये दोबारा से जीतते हैं। पहले तो ये कोलिशन के साथ जीती थी, लेकिन अब इनकी बट इंडिविजुअल पार्टी जीतती है। फिर रिवाइवल हो जाता है इसका। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1982 में, शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है। तो इनका बेटा फ़ारूक अब्दुल्ला जो है वो बनता है कश्मीर का सीएम, लेकिन कुछ समय के लिए। फिर उस टाइम पे जो इनकी पार्टी होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलाइंस करती है 1986 में, ठीक है। फिर 1987 के इलेक्शन में जीत जाती है। फिर 1989 में कश्मीरी जो है वो सेपरेट नेशन की डिमांड करते हैं। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो टेररिज्म कर रहे थे, इन्वेशन कर रहे थे। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है 1989 में, और आर्म फोर्सेस संभाल रही होती है कश्मीर को। और 1990 में फिर वॉयलेंस देखने को मिलता है, बहुत अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉयलेंस। तो 1996 में फ़ारूक जो है वो दोबारा से जीतते हैं। फिर रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड की जाती है। 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो रिप्लेस हो जाती है, मतलब हार जाती है। जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी उनका बेटा हार जाता है, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पे फॉर्म। सो उसके बाद जो है क्या होता है ना कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी शेख अब्दुल्ला वाली चेंज हो जाती है। तो फिर मुफ्ती मोहम्मद की जो है वो पार्टी आती है कब,
इसके बाद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से ही मुफ्ती मोहम्मद इलेक्ट होते हैं, तो 3 इयर्स के लिए वो रहती है उनकी सरकार। फिर गुलाम नबी आज़ाद इनके सक्सेसर होते हैं, लेकिन वो रूल नहीं कर पाते क्योंकि फिर जुलाई 2008 में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है कश्मीर के अंदर, कारनामा करते होंगे पाकिस्तानी। तो फिर उसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपनी 2008 में दोबारा से फॉर्म करती है गवर्नमेंट नवंबर में। सो उस टाइम पे उमर अब्दुल्ला बन जाते हैं। फिर 2014 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद बनते हैं और फाइनली 2016 में इनकी जो